हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल गोदारा और लेकर आया हूं आज आपके सामने एजी ग्रुप एमजेडडब्ल्यू के द्वारा आयोजित की जाने वाली यूट्यूब क्लासेस। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का भूगोल विषय और उसमें अध्याय नंबर 3 जनसंख्या के बारे में है वो। और इसमें हमने एक क्लास कंप्लीट की थी जिसमें हमने जनसंख्या का विश्व वितरण के बारे में चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या महासमूह के बारे में। तो विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है और पृथ्वी का 50% भाग लगभग निर्जन है। जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है जो भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के उपयुक्त बसाव वाले क्षेत्र हैं। इन विस्तृत बसे क्षेत्रों को प्रमुख जनसंख्या समूह कहते हैं। यानी जनसंख्या समूह क्या है कि जो विश्व का एक बड़ा जनसंख्या का भाग कुछ एक क्षेत्रों में, वो भी बड़े भाग हैं, 4 विशाल क्षेत्रों में अधिकांश भाग निवास करता है, उसको जनसंख्या समूह कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनसंख्या समूह जिनमें वो 4 कौन कौन से हैं। नंबर 1 है एशियाई जनसमूह जो कि विश्व में सबसे बड़ा है, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। ये 4 विशाल जनसमूह नजर आते हैं विश्व में। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले एशियाई जनसमूह के बारे में। ये विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है जो कि 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में स्थित है और पश्चिम में ये पाकिस्तान से शुरू होकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम से होते हुए चीन, जापान और कोरिया तक जाता है। इसको मानसूनी एशिया भी बोला जाता है क्योंकि ये सारे के सारे क्षेत्र मानसून जलवायु के अंतर्गत आते हैं। संपूर्ण एशियाई जनसमूह को 3 उप प्रदेशों में भी विभक्त किया जा सकता है जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1 पूर्वी एशिया, दूसरा दक्षिण पूर्वी एशिया और तीसरा दक्षिणी एशिया। पूर्वी एशिया के अंतर्गत चीन, जापान और कोरिया आते हैं और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम आते हैं। दक्षिणी एशिया के अंतर्गत पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आदि देश आते हैं। इन सभी देशों में जापान के अलावा जितने भी देश आते हैं वो सारे के सारे कृषि प्रधान देश हैं और जापान एक औद्योगिक प्रधान देश है। और इन देशों की प्रमुख समस्या है जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर जो कि 2% वार्षिक है। यानी यहाँ पर जनसंख्या एक समस्या के रूप में सामने आती है। इसके पश्चात आता है यूरोपीय जनसमूह। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश इस समूह में सबसे अधिक रूस में और दूसरे नंबर पर जर्मनी का नंबर आता है। ये 40 डिग्री उत्तर से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में स्थित है और इस जनसमूह वाले क्षेत्र में भी सर्वाधिक सघनता 45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में है और ये कोयला पेटी के सहारे स्थित है। इस क्षेत्र में आधुनिक उद्योग और नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर प्रकार की है क्योंकि जन्म दर जितनी है उतनी लगभग मृत्यु दर है। और तो और कई देश यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं ताकि जनसंख्या यहाँ पर बढ़ाई जा सके।
जैसा कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व उच्च है, परंतु ये यहाँ पर एक समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मेंटेन इनका किया हुआ है। और जनसंख्या का 70% भाग नगरीय निवासी है, यानी नगरों में रहते हैं। और ये लोग सारे के सारे विनिर्माण उद्योग, व्यापार, यातायात और सेवा कार्यों में संलग्न है। और इस जनसमूह के सभी देश विकसित अवस्था में हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिकी जनसमूह आता है, और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। विश्व का ये सबसे नवीन जनसमूह है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि ये विश्व का सबसे नवीन जनसमूह है। और 90% लोग यहाँ पर जो निवास करते हैं वो सारे के सारे यूरोप से आए हुए हैं, यानी यूरोपियन लोग यहाँ पर आकर बसे। इस क्षेत्र का मुख्य विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में और संयुक्त राज्य व कनाडा देश इसके अंतर्गत आते हैं। दो ही देश आते हैं इसके अंतर्गत। जनसमूह की 80% जनसंख्या 30 डिग्री उत्तरी से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में निवास करती है, और ये 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व दिशा में मौजूद है। यहाँ की 75% जनसंख्या नगरीय निवासी है, और यहाँ का औद्योगिक विकास यूरोपीय प्रवास के बाद हुआ है। यानी यूरोपीय लोगों ने जब यहाँ पर प्रवास शुरू किया, आना शुरू किया, तो अपने साथ वो यूरोप से बहुत सारी टेक्नोलॉजी और ये लेकर आए यहाँ पर। और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन पहले से मौजूद थे, उनका उन्होंने उपयोग किया, सदुपयोग किया, और उनके उपयोग के बलबूते और अपनी टेक्नोलॉजी के बलबूते इस क्षेत्र का विकास किया। और वर्तमान में भी ये यूरोप से भी अधिक विकसित है ये देश जो हैं। और यहाँ की जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो नियंत्रण में है। और सबसे अंतिम जनसमूह अफ्रीकी जनसमूह। आकार में ये क्षेत्र एशिया के बाद में दूसरा है, परंतु इसका 70% भाग निर्जन है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल और सघन वन पाए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर निवास करना बहुत ही कठिन है। इस वजह से इसका लगभग केवल 30% भाग ही जिसमें जनसंख्या अधिकतर निवास करती है। और इस पूरे क्षेत्र में यानी अफ्रीकी जनसमूह में यहाँ पर बड़े संकेंद्रण के 3 केंद्र महत्वपूर्ण हैं, जिनमें नंबर 1 है नील नदी घाटी क्षेत्र, दूसरा जाम्बिया व नाइजर नदी घाटियों के मध्य में स्थित गिनी तट, और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय। आइए एक नज़र डालते हैं इन जनसमूहों के वर्ल्ड मैप पर। तो सबसे पहले हमने अध्ययन किया था एशिया जनसमूह का, जो कि विश्व में सबसे बड़ा जनसमूह है। तो वो ये क्षेत्र है। इसमें यहाँ पाकिस्तान से शुरू होकर और ये वियतनाम आदि यहाँ से होता हुआ चीन, जापान, उत्तरी कोरिया तक जाता है। और उसके पश्चात हमने दूसरा जनसमूह देखा था, वो था यूरोप जनसमूह। और इसमें नक्शे में आप देख सकते हैं कि ये वो क्षेत्र हैं, यूरोपीय जनसमूह वाला क्षेत्र हैं। और तीसरे नंबर पर हमने अध्ययन किया था अमेरिकी जनसमूह का, जो कि आप देख सकते हैं कि ये अमेरिका है, और अमेरिका के उत्तरी और पूर्वी तटीय क्षेत्र इसमें आते हैं, और कनाडा का कुछ क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। ये है तीसरे नंबर वाला, और ये 2 नंबर, और ये 1 नंबर जनसमूह। इसके बाद नंबर 4 जनसमूह यानी अफ्रीकी जनसमूह का क्षेत्र आता है, जिसमें कुछ गिने चुने क्षेत्र इसमें नज़र आते हैं, बाकी क्षेत्र इसमें जो है वो वीरान है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। तो आइए देखते हैं हम जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। किसी प्रदेश में निवास करने वाले
मनुष्यों की संख्या, यानी कोई भी क्षेत्र हो सकता है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या घनत्व का पता चलता है। यानी एक कोई भी क्षेत्र, उसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल और वहाँ पर जो लोग रहते हैं, टोटल कुल लोग जो रहते हैं, दोनों के मध्य जो अनुपात होता है वही जनसंख्या का घनत्व है। प्रत्येक जो क्षेत्र होता है उसमें संसाधनों की संख्या सीमित होती है, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो खनिज पदार्थ हो या अन्य प्रकार के किसी भी संसाधन होते हैं, उनकी सबकी मात्रा सीमित होती है। और जनसंख्या घनत्व का यदि सरकार को या जो नीतिगत लोग हैं उनको पता हो तो इसके आधार पर वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना सकते हैं। इसलिए जनसंख्या के जितने भी पक्ष हैं उसमें जनसंख्या का घनत्व पता होना बहुत ही आवश्यक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जो अभी हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चा की वो सामान्य जनसंख्या घनत्व होता है या इसे गणितीय घनत्व भी बोला जाता है। वस्तुतः जनसंख्या घनत्व कई प्रकार के होते हैं और उनका जो प्रकार होता है वो उनके उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि गणितीय घनत्व क्या होता है। गणितीय घनत्व, इसका सूत्र रहता है जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। यानी किसी क्षेत्र की मान लीजिए 5000 टोटल जनसंख्या है और 10 वर्ग किलोमीटर वो क्षेत्र है, तो वहाँ पर वो जनघनत्व आएगा 500। यानी वो कुल लोगों को कुल क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है। यही जनसंख्या का सामान्य घनत्व है या गणितीय घनत्व, इसे ही बोला जाता है। इससे मानव स्थल अनुपात का पता चलता है। नेक्स्ट है आर्थिक घनत्व, और उस प्रदेश में जितने संसाधन मौजूद हैं उनका और जनसंख्या का क्या संबंध है, इसको जानने के लिए आर्थिक घनत्व निकाला जाता है और इसका सूत्र रहता है जनसंख्या को संसाधन से भाग दे दिया जाता है, तो ये आर्थिक घनत्व सामने आता है। नेक्स्ट है कारिक घनत्व। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें कारिक घनत्व या इसको कृषि क्षेत्रीय घनत्व भी बोला जाता है। ये उस प्रदेश की खेती की जाने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाले मनुष्यों की समस्त जनसंख्या का विचार प्रस्तुत करता है। यानी जनसंख्या और उसको भाग दिया जाता है कृषि भूमि क्षेत्र से, तो इससे ये पता चलता है कि कुल जनसंख्या कितनी है और उस जनसंख्या का पालन पोषण करने के लिए कुल कृषि भूमि कितनी है। फिर आता है कृषि घनत्व। यहाँ पर दोनों में थोड़ा अंतर है। वहाँ पर पिछली जो हमने टॉपिक पर बात की वो था कुल जनसंख्या, यहाँ पर है क्षेत्रफल तो वही है, कृषि भूमि वाला है, लेकिन अब जनसंख्या यहाँ पर केवल कृषक जनसंख्या है जो कि खेती करती है। तो यहाँ पर यह है कि कृषक जनसंख्या को भाग दिया जाता है कृषि भूमि क्षेत्रफल से। नेक्स्ट है पोषण घनत्व। देखिए खेती कई प्रकार की फसलों को से होती है और उसमें बहुत सारी फसलें बोई जाती है जो कि नकदी फसलें भी होती है, अन्य प्रकार की चारा आदि फसलें होती है। लेकिन इसमें यह आता है कि कुल उस क्षेत्र की जनसंख्या और भोज्य फसलों का क्षेत्र कितना है, जो कि मनुष्यों के खाने के काम में आती है, उस फसल का क्षेत्रफल कितना है। कुल जनसंख्या को भोज्य फसलों के क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है, तो इससे पोषण का पता चलता है। सामान्य तौर पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि गणितीय घनत्व का ही बहुतायत से प्रयोग किया जाता है और ये जो घनत्व है वो जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग देकर। उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया था, एक उदाहरण और है। यानी कुल अगर जनसंख्या किसी क्षेत्र में 1,50,000 है और उस
क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर 100 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, तो वहाँ का जनघनत्व आएगा 1500 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ये हमेशा एक वर्ग किलोमीटर में ही मापा जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जनसंख्या का सामान्य घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में बताता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो इसका आप यही बताएंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या का घनत्व होता है, और इसका सूत्र आप परीक्षा में लिख देंगे। विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण, जैसा कि हमने इस अध्याय में पूर्व में पढ़ा कि पूरे विश्व में जनसंख्या समान रूप से वितरित नहीं है। किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है तो किसी क्षेत्र में बिल्कुल जनविहीन क्षेत्र भी अपने देखने को मिलता है, जिसके विभिन्न प्रकार के कारक, जिनमें भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, इनकी चर्चा भी हमने पिछली कक्षा में की थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व में भारी विषमताएं पाई जाती हैं। एक तरफ हम देखें तो सहारा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, मंगोलिया में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या है, और दूसरी ओर अगर हम सिंगापुर के बारे में बात करें तो वहाँ पर लगभग 8000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार 2015 में, यहाँ पर सन भी आप याद रखेंगे, 2015 में विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और इसमें भी बहुत सारी क्षेत्रीय असमानताएं मिलती हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा घनत्व देखने को मिलता है 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व भी देखने को मिलता है। यानी सबसे ज़्यादा एशिया में और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में है। जो सारणी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसके मुताबिक बांग्लादेश में जनसंख्या का घनत्व 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत से कई गुना है। यानी वो घना बसा हुआ क्षेत्र है बांग्लादेश। यदि हम पूरे विश्व के को जनघनत्व के आधार पर विभाजित करें तो स्पष्ट रूप से 5 भागों में पूरे विश्व को बांटा जा सकता है, जिसमें एक तो वो क्षेत्र हैं जहाँ पर अत्यधिक जनघनत्व पाया जाता है, यानी जहाँ पर 250 व्यक्तियों से अधिक जनघनत्व देखने को मिलता है। दूसरा 101 से लेकर 250 व्यक्ति, और तीसरा 11 से 10 व्यक्ति, चौथा 6 से 10 व्यक्ति, और बिल्कुल जन शून्य क्षेत्र जो हैं वो 5 से कम व्यक्ति वाले क्षेत्र इस श्रेणी में आते हैं। तो कुल मिलाकर 5 भागों में पूरे विश्व को बांटा जा सकता है, जिनकी चर्चा हम करते हैं अभी। सबसे पहले अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी ये जो क्षेत्र है पूर्वी एशिया और दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया, ये क्षेत्र, और इसके अलावा पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका, यानी अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका पूर्वी भाग, ये 3 क्षेत्र स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। इन क्षेत्रों में यहाँ की जलवायु बड़ी अच्छी है, समतल मैदानी भाग हैं, उपजाऊ मिट्टी, जल की उपलब्धता, खनिज संपदा और औद्योगिक विकास आदि अनुकूल दशाओं के कारण यहाँ पर उच्च घनत्व देखने को मिलता है।
दूसरे प्रकार के वे क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिक जनघनत्व पाया जाता है, यानी यहाँ पर 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व देखने को मिलता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत वही क्षेत्र आते हैं जो कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के संलग्न क्षेत्र हैं, यानी उसके साथ लगते हुए क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें दक्षिणी और दक्षिण पूर्व व पूर्वी यूरोप यानी ये क्षेत्र, मध्य और उत्तरी अमेरिका यानी ये क्षेत्र, और दक्षिण अमेरिका के जो तटवर्तीय भाग हैं वो क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अफ्रीका के भी तटवर्ती भाग इसके अंतर्गत आते हैं, तटीय क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा मिलती है। उत्तर पश्चिमी चीन इसके अंतर्गत आता है, और इसके अलावा जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पर अधिक जनघनत्व पाया जाता है, जहाँ पर 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तीसरे प्रकार के वे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनघनत्व 10 से 100 के मध्य देखने को मिलता है, और ऐसे क्षेत्रों को सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र कहा जा सकता है। और इन क्षेत्रों में एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान सम्मिलित हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार का जनघनत्व देखने को मिलता है। और इन क्षेत्रों में अस्थायी कृषि, पशुचारण, वानिकी और मरुस्थलों के निकट जो कुछ कृषि क्षेत्र है वो क्षेत्र इसमें आते हैं। इसके पश्चात है कम जनघनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ पर 6 से लेकर 10 व्यक्तियों की प्रति वर्ग किलोमीटर निवासिता देखने को मिलती है। ऐसे क्षेत्र बहुत बड़े विशाल क्षेत्र पर पृथ्वी में पाए जाते हैं, और वो ये क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कम जनघनत्व देखने को मिलता है। और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे कि जनविहीन क्षेत्र, पृथ्वी का लगभग 70% क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है, इस श्रेणी में ही आता है। और इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जो कि जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया आपको कि अति शीतल क्षेत्र हैं, या तो वो, या फिर अति उष्ण क्षेत्र हैं, अति उष्ण क्षेत्र हैं, या ऊंचे पर्वतीय भाग हैं, ऊंचे पर्वतीय भाग हैं, वो भी इसी श्रेणी में आएंगे। और इसके अलावा जो अति उष्णाद्र यानी भूमध्य रेखा के आसपास के जो वहाँ पर जहाँ पर तापमान भी ज़्यादा रहता है, वर्षा भी ज़्यादा होती है, तो बहुत ही उष्ण और आर्द्र दशाएं हैं, ऐसे क्षेत्रों में जनघनत्व 5 से भी कम पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने पढ़ा, सबसे पहले विश्व में जो 4 प्रकार के जन समूह हैं, विशाल जन समूह, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके पश्चात जनसंख्या घनत्व के बारे में हमने चर्चा की, और तत्पश्चात हमने पूरे विश्व में जो जनघनत्व की दृष्टि से वर्गीकरण देखने को मिलता है उसके बारे में हमने चर्चा की। आपने पूरी कक्षा को बड़े अच्छे मन से पूरी वीडियो को आपने देखा, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके।